हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन में आने वाले 20 महत्वपूर्ण साइंस से संबंधित प्रश्न और इनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और दोस्तों, आज हम जितने भी आपसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और आपकी परीक्षा में आने वाले प्रश्न है, तो लास्ट तक बने रहेंगे। अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हो तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, एक भारी लोहे के बक्से को जमीन पर रखा जाता है। एक व्यक्ति 200 न्यूटन बल के साथ बक्से को धक्का देने की कोशिश करता है और बक्सा गति नहीं करता है। तो इसका अर्थ क्या है? तो दोस्तों, एक बक्सा है जो 200 न्यूटन बल के साथ उसको धक्का देने की कोशिश कर रहा है, परंतु बक्सा क्या होता है दोस्तों? विस्थापित नहीं होता है। इसका मुख्य कारण क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण बल लगाए गए बल से ज्यादा है और उसके बराबर है, जिसके कारण बक्सा को दोस्तों विस्थापित नहीं कर पा रहा है। हमारा अगला सवाल है, एसआई पद्धति में बल आघूर्ण की इकाई क्या होती है? और दोस्तों, किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको पहले से मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करेंगे दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन मीटर। एसआई पद्धति में बल आघूर्ण की इकाई क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। हमारा अगला सवाल है, यदि किसी उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से कम है तो वह किस प्रकार का उत्तोलक है? दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और अगर इसका उत्तर आपको पहले से मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो किसी उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है तो वह किस प्रकार का उत्तोलक होता है? जिसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और सी दोनों, यानी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, इस दोनों ही उत्तोलक में दोस्तों यांत्रिक लाभ 1 से कम होती है, जबकि द्वितीय श्रेणी में हमेशा 1 से अधिक लाभ होती है। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों हमारा अगला सवाल न्यूमेरिकल से संबंधित प्रश्न है और आपके एग्जाम में कई सारे न्यूमेरिकल से प्रश्न पूछे जाएंगे और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, मोहन का वजन 40 केजी है तथा वह 10 सेकेंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई अगर 15 सेंटीमीटर है तो मोहन की शक्ति क्या है? दोस्तों, हमसे यहाँ पर मोहन की शक्ति के बारे में पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 40 केजी हमारा एम दिया हुआ है दोस्तों, समय भी हमारा दिया हुआ है, टाइम 10 सेकंड दिया हुआ है और 50 सीढ़ी चढ़ता है और प्रत्येक सीढ़ी की हाइट कितना है दोस्तों? हमारा 15 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों, इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है जिसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा इस क्वेश्चन को पूछा ही जाता है। तो P बराबर हमारा क्या होता है दोस्तों? mgh/t होता है दोस्तों। आप इस सूत्र से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। जैसे m का मान हमारा कितना दिया हुआ दोस्तों? 40 दिया हुआ है। g का मान दोस्तों 9.8 होता है। अगर आपका नहीं दिया हुआ है तो आपको 10 लेनी पड़ती है। हाइट हमारा कितना दिया हुआ है दोस्तों? 15 दिया हुआ है। और चूंकि दोस्तों 15 ये हमारा क्या है? सेंटीमीटर में है, तो इसे मीटर में बदलने के लिए हमको दोस्तों 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। और हमारा दोस्तों कितना सीढ़ी है? 50 सीढ़ी है, तो वो भी आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। और दोस्तों आप देख सकते हैं टाइम हमारा कितना दिया हुआ है? 10 सेकंड दिया हुआ है। तो अगर आप इसे सॉल्व करिएगा तो दोस्तों कितना आएगा हमारा? चलिए सॉल्व करते हैं। 1 0 खत्म हो गया दोस्तों, यहाँ से हमारा 1 0, यहाँ से 1 0 खत्म हो गया, यहाँ से 1 0 और यहाँ से 1 0 खत्म हो गया दोस्तों। तो अब कितना हुआ दोस्तों? 15 चौके 60 और 60 पांच कितना होता है दोस्तों? 300 होता है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। 300 वाट हो जाएगा दोस्तों। 300 वाट हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मोहन अगर 40 केजी है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई अगर 15 सेंटीमीटर है तो मोहन की शक्ति क्या होगी? 300 वाट होगी। हमारा अगला सवाल है, 70 केजी के एक व्यक्ति का द्रव्यमान चंद्रमा और पृथ्वी पर क्या होगा? दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट्स में फंस जाते हैं। और हमारा पृथ्वी के लिए जी का मान कितना लेने वाला है दोस्तों? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और चंद्रमा के लिए जी का मान 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने बोला है। लेकिन दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमसे यहाँ पूछा क्या गया है कि 70 केजी के एक व्यक्ति का द्रव्यमान, और जैसे ही आपको द्रव्यमान पढ़े दोस्तों आपको तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए दोस्तों कि द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे वो पृथ्वी हो
या फिर आपका चंद्रमा हो। द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता, द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है दोस्तों। घनत्व बदलता है परंतु द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इस प्रश्न में हमको क्या करना है दोस्तों, कोई भी चीज को ध्यान नहीं देना है, बस हमें ये देखना है कि कहां पर हमारा इसका बराबर आंसर दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंद्रमा और पृथ्वी दोनों पर 70 केजी है। बस हमसे यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, फंसाने के लिए दे दिया है कि पृथ्वी के लिए ग्रेविटी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है और चंद्रमा के लिए ग्रेविटी का मान 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। जबकि दोस्तों हमसे यहाँ पूछा क्या गया, द्रव्यमान पूछ रहा है कि 70 केजी के एक व्यक्ति का द्रव्यमान चंद्रमा और पृथ्वी पर क्या होगा। तो दोस्तों द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता, इसलिए 70 केजी का व्यक्ति का जो व्यक्ति है उसका भार दोस्तों क्या होगा, चंद्रमा और पृथ्वी दोनों पर 70 ही केजी होगा। हमारा अगला सवाल है, किस प्रक्रिया में ऊष्मा स्थानांतरण की दर अधिकतम होती है। और दोस्तों आज हम जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन बता रहे हैं ये सारे के सारे 100% आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे दोस्तों। जितने भी आपके दोस्त एआरपी टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं उन्हें शेयर जरूर कर दिया करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए तो किस प्रक्रिया में ऊष्मा स्थानांतरण की दर अधिकतम होती है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकिरण। विकिरण की प्रक्रिया के माध्यम से दोस्तों ऊष्मा स्थानांतरण की दर सबसे अधिक होती है। हमारा अगला सवाल है, हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज पिघलता है जब खाली स्थान में अधिक वृद्धि होती है। तो दोस्तों जो घरेलू विद्युत परिपथ में होती है फ्यूज वो पिघल जाता है, टूट जाता है। तो इसका कारण क्या है दोस्तों, इसका मुख्य कारण है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा के अधिक प्रवाह के कारण। जब परिपथ में धारा अधिक प्रवाहित होने लगती है तो क्या होता है दोस्तों, विद्युत फ्यूज उड़ जाता है, टूट जाता है और पिघल जाता है। हमारा अगला सवाल है, किसी पिंड का वेग बढ़ने से गतिज ऊर्जा क्या होती है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और दोस्तों प्रश्न पढ़ते ही आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए दोस्तों कि अगर पिंड का वेग बढ़ रहा है तो गतिज ऊर्जा हमारा क्या होगा दोस्तों, वो भी बढ़ेगा। लेकिन किस प्रकार बढ़ेगा दोस्तों, वो तो फिलहाल पहले क्या होता है दोस्तों, वो धीमा रहता है और बाद में क्या होगा, जैसे ही हम उसमें वेग बढ़ाते हैं दोस्तों हमारी गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है, तेज हो जाती है। यानी इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पहले धीमे बाद में तेज होती है। हमारा अगला सवाल है और दोस्तों ये भी हमारा न्यूमेरिकल से संबंधित प्रश्न है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एक बैटरी से 10 सेकेंड में 25 कूलाम का आवेश निकलता है, प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड दिया हुआ है और क्यू यानी कूलम का मान हमारा कितना दिया है दोस्तों, 25 दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है धारा, तो दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है हमारा, Q बराबर होता है I इंटू टी होता है दोस्तों। कूलम का मान हमारा कितना दिया हुआ दोस्तों, 25 दिया हुआ है। हमसे पूछा गया I, तो I छोड़ देते हैं। टाइम हमारा कितना दिया हुआ दोस्तों, 10 दिया है। तो जब हमारा टाइम में जब नीचे जाएगा तो गुना हमेशा कहाँ जाता है दोस्तों, वो भाग में जाता है, यानी 25/10 हो जाएगा। एक शून्य इसका मतलब एक के बाद पॉइंट, यानी 2.5 एम्पियर। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि एक बैटरी में जब 10 सेकंड में 25 कूलाम का आवेश निकलता है तो प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना होगा, 2.5 एम्पियर। हमारा अगला सवाल है, डायोड में धारा की दिशा कैसी होती है। तो दोस्तों दो डायोड में धारा प्रवाहित होती है तो उसकी दिशा किस तरह से होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, केवल एक ही दिशा में। जब डायोड में धारा प्रवाहित होती है तो उसमें धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। हमारा अगला सवाल है, निम्न में कौन तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है। हमसे यहां से पूछ रहा है दोस्तों कि वह कौन सा ऑप्शन है जो तृतीय श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, एक ठेले की पहिया। एक ठेले की पहिया दोस्तों द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है कि भार जो होता है वो आलम और आयास के बीच स्थित होता है, जिसके कारण इसे द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक इसे माना जाता है। हमारा अगला सवाल है, पादपों से शाकाहारी जीवों में कितना ऊर्जा पहुंचती है। तो पादपों से शाकाहारी जीवों में कितना ऊर्जा पहुंचती है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10%। 10% ऊर्जा पादपों से शाकाहारी जीवों में पहुंचती है। हमारा अगला सवाल है, 5S का आविष्कार किस देश में हुआ। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और अगर इसका उत्तर पहले से आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो 5S का आविष्कार किस देश में हुआ।
तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। जापान देश में 5S का आविष्कार हुआ। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों हमारा अगला सवाल भी न्यूमेरिकल से संबंधित है, तो चलिए बनाते हैं। यदि एक कार 3.2 मीटर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ चलना शुरू करती है तो 20 सेकंड बाद उस कार का वेग मीटर पर सेकंड स्क्वायर में क्या होगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और हमसे यहाँ दे चुका है दोस्तों। त्वरण का मान दिया हुआ है कितना, हमारा ए हमारा दिया हुआ है 3.2 मीटर पर सेकंड, ए हमारा दे दिया है। उसके बाद दोस्तों टाइम भी हमारा कितना दे दिया है, 20 सेकंड दे दिया है। तो इसका दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, v बराबर u प्लस at। और ये कौन सा फॉर्मूला है दोस्तों, गति का पहला समीकरण है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि गति का पहला समीकरण क्या है हमारा, v बराबर u प्लस at। v तो हमें निकालनी है दोस्तों, u का मान हमेशा हमारे कितना, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 है, प्लस a जिसे हम लोग क्या बोलते हैं त्वरण, कितना दिया हुआ है हमारा 3.2 दिया है, इनटू टाइम हमारा कितना दिया हुआ दोस्तों 20 दिया हुआ। अगर हम पॉइंट नीचे हटाते हैं दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा 10, और ये 1 0 खत्म, तो 32 दूनी कितना हो गया दोस्तों हमारा 64 हो गया, 64 मीटर पर सेकेंड। यानी इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कि क्या होगा कि जब यदि एक कार 3.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ चलना शुरू करती है तो 20 सेकंड बाद उस कार का वेग कितना होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा 64 मीटर प्रति सेकंड। हमारा अगला सवाल है, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 14 डे। दोस्तों जब स्त्रियों के मासिक चक्र होता है तो दोस्तों इसमें परिपक्व एक अंडाणु होता है जो अंडाशय से कितने दिनों के बाद बाहर निकलता है, 14 डेज के बाहर निकलता है। हमारा अगला सवाल है, लैंगरहैंस की द्विपीकाएं कहाँ पाई जाती है। तो लैंगरहैंस की द्विपीकाएं कहाँ पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय में। अग्नाशय में दोस्तों पेंक्रियाज में लैंगरहैंस की द्विपीकाएं पाई जाती है। हमारा अगला सवाल है, Zn प्लस CuSO4 मिलके क्या बनता है, ZnSO4 प्लस Cu। तो हमसे पूछ रहा है कि ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो दोस्तों आप यहां से देख सकते हैं कि Z हमारा क्या करता है दोस्तों, Cu को विस्थापित कर देता है, और हमारा यहाँ क्या बन जा रहा है ZnSO4 जिंक सल्फेट, और प्लस ये Cu हमारा क्या हुआ दोस्तों, हट गया। तो इसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों, जब एक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ले रहा है दोस्तों, तो इसे अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। हमारा अगला सवाल है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि। जिसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। जिसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ये कम आयनित होते हैं जिसके कारण एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। हमारा अगला सवाल है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सवाल है, उसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सल्फाइड अयस्क को जब वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, वर्जन। वर्जन की अभिक्रिया के कारण ही दोस्तों सल्फाइड अयस्क को जब वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाए। अगर दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाए सल्फाइड अयस्क की जगह पर कार्बोनेट अयस्क दिया हुआ हो तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, निस्तापन पे क्लिक करेंगे। निस्तापन उसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा कार्बोनेट अयस्क के लिए, और सल्फाइड अयस्क के लिए वर्जन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। साथ ही आज हमने जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन बताए हैं सारे के सारे इंपोर्टेंट और 100% आपके एग्जाम में आने वाले रियल प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। साथ ही दोस्तों जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में दबा लेंगे और लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। जो भी आपके दोस्त ALB टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं उन्हें शेयर जरूर कर दिया करेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है,
एक लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो निम्नलिखित में से क्या होगा। तो दोस्तों हमारा जो यहाँ क्षमता 4 और डायोप्टर दिया गया ये दोस्तों प्लस में दिया गया है, और प्लस किसका होता है दोस्तों, हमारा उत्तल दर्पण का होता है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्शन डी में हमारा कितना दिया हुआ है दोस्तों, 0.25 मीटर का फोकस दूरी। तो दोस्तों क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f होता है, और f हमेशा हमारा क्या होता है दोस्तों, ये मीटर में होना चाहिए, f हमेशा मीटर में होना चाहिए। तो 1 का 1 लेंगे दोस्तों, और ऑप्शन डी में हमारा कितना दिया है फोकस दूरी, 0.25 दिया गया। अगर पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर में कितना जीरो आ जाएगा मेरे दोस्तों, 2 जीरो, और 25 से जब 100 काटेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। यानी ऑप्शन डी हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो रहा है कि 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल दर्पण। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मनुष्य किस संघ से संबंधित है, और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी था, कार्डेटा। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया, और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल्स में लिखा। तो मैं आपको फिर बोलूंगा कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो उन्हें आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं भूलते हो। अब आपके लिए आज का सवाल है, प्राणी जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया, सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाए वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दिया करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेंगे, ताकि दोस्तों आपके लिए हम अच्छे और कंटेंट लाएंगे तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।